दोस्तों नमस्कार। जब से रुपए का डिवैल्यूएशन शुरू हुआ है, एक अजीब सी चर्चा हिंदुस्तान में चल रही है। आर्ग्यूमेंट्स में लोग ये कहते हैं कि इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अगर हमें एक्सपोर्ट ही बढ़ाना था तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते। हम करेंसी को इस हद तक गिरने का इंतजार क्यों करते? और सवाल इस बात का है कि क्या करेंसी के गिरने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा? इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि क्यों करेंसी के गिरने से भारत के एक्सपोर्ट की बढ़ने की संभावना बहुत कम है, और दूसरी तरफ उससे आसान तरीका था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते। क्यों भारत सरकार फ्री ट्रेड साइन करने से हिचकिचाती है या उससे पीछे हटती है? यह बहुत क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि ट्रेड का पर्पस ये है कि दोनों साइड के प्राइवेट सेक्टर के लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करें, और जो कंजम्पशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। क्योंकि जहां तक बात सरकारों का है, सरकार तो मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं। सरकार या तो कंज्यूमर है या फैसिलिटेटर है। लेकिन हमने जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करी या किए, भारत को नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा बहुत कम हुआ। इससे क्या पता लगता है, इसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस मुद्दे की चर्चा अपने साथ बाकी जो आपके सेक्टर के दोस्त हैं उनके साथ भी करिएगा। जब से ट्रंप साहब ने अपना टैरिफ वॉर शुरू किया है ना दोस्तों, पूरी दुनिया में एक तरह से एफटीए साइन करने की होड़ सी लग गई है। हर छोटा बड़ा देश, जब डब्ल्यूटीओ की मान्यताएं ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम बायलैटरल लेवल पे ट्रेड करें। छोटे छोटे देश, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर देश उत्सुक है। इवन बड़े देश तो करना ही चाहते हैं। अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, हर जगह प्रयास ये है कि हम एफटीए साइन करें, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, कि एक दूसरे के यहां बगैर हम कस्टम ड्यूटी लगाए इसका फायदा उठा सकें। भारत की मजबूरी क्या है? हम लोग एफटीए साइन करने से इतना घबरा रहे हैं कि जो नेगोशिएशन हमारे एफटीए के चल रहे हैं वो कई साल चल रहे हैं। 5 साल, 8 साल, 10 साल तक हम उस एग्रीमेंट को खींचते रहते हैं। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा अनुभव जो एफटीए का है ना, वो बहुत अच्छा रहा नहीं। जहां पे भी हम लोगों ने एफटीए साइन किए, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, हमारे एक्सपोर्ट को कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। और स्थिति यहां आ जाती है कि हम लोग बहुत सारे जो कलेक्टिव एफटीएज हैं, जिसको हम रीजनल एग्रीमेंट्स बोलते हैं, हमें मजबूरन वहां से अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी बोलें, कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री अभी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, दूसरी तरफ हम एफटीए साइन करने से घबरा रहे हैं, और तीसरी तरफ हम चाहते हैं भारत एक्सपोर्ट हब बने। ये जो कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले तो हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि जो भारत है वो एफटीए साइन करने से क्यों हेजिटेट कर रहा है। अगर हम उदाहरण देखें 2025 का भी, इसी साल की भी अगर हम बात करें, तो एफटीए का पर्पस क्या होना चाहिए दोस्तों? एफटीए का पर्पस होता है कि हम कस्टम ड्यूटी कम करें, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मतलब हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ आएगी, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हमने अभी करीब 7 बड़े एफटीए साइन किए हुए हैं। 2024-25 का अगर हम आंकड़ा देखें दोस्तों, 7 में से 5 देशों में हमारा जो एफटीए है उससे हमें नुकसान हो रहा है। हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। अगर हम और आंकड़ा देखें तो जो हमारे एफटीए पार्टनर्स हैं, भारत का आयात इसी साल में करीब वहां पे 25% बढ़ा है, और ये पहुंच गया है, जो हमारा डेफिसिट है, वो 25% बढ़ा है, और हमारा जो डेफिसिट है वो करीब 26-27 बिलियन डॉलर के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है?
एफटीए साइन करने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, बढ़े नहीं हैं। और दूसरी तरफ इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की इंडस्ट्री ने बनाना तो छोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट करना भी छोड़ दीजिए, आयात करके भारत में सप्लाई करना शुरू कर दी। एफटीए साइन करने के बाद भारत की इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग बंद करके ट्रेडिंग शुरू कर दी, क्योंकि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है। या तो हमारे कानून, हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल का करप्शन, जिस तरह से हमारे यहाँ टैक्सेशन पॉलिसीज है, जिस तरह से हमारे यहाँ लेबर स्किल सेट्स हैं, लेबर की अवेलेबिलिटी है, और दुनिया भर की समस्याएं। तो शायद एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि ये बेहतर है कि हम आयात करें, ट्रेडिंग करें, भारत में बनाने से बेहतर होगा और आयात करके बेचना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर हम आसियान कंट्रीज की भी अगर हम बात करें 24-25 की, हमारा जो एक्सपोर्ट है आसियान में वो करीब $40 बिलियन के आसपास, जो पिछली बार के मुकाबले 5% कम है। और जो हमारा इंपोर्ट है वो करीब $85 बिलियन के आसपास है। 6% इंपोर्ट बढ़ गया, 5% एक्सपोर्ट गिर गया, 6% जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया। और कौन से सेक्टरों में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई? अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सब अब आयात होने लगे, जबकि ये भारत में बनने चाहिए। कारण क्या है दोस्तों? इसको समझना भी बहुत जरूरी है। हम कहते तो हैं कि हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मैन्युफैक्चरर्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं करते। तो जब आप फॉलो नहीं करोगे, हिंदुस्तान में तो मिलावटी माल बिक जाएगा। आपको इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी है, आपका घटिया माल, मिलावटी माल, डिफेक्टिव माल सब बिक जाता है। और उसके बाद अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स को हिंदुस्तान में काम करना, जो डिफेक्टिव सप्लायर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो टिक नहीं सकते, पोर्ट पे उनका माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पहला सवाल तो यही है कि हम जब क्वालिटी अपग्रेड नहीं कर रहे तो दुनिया हमारा माल क्यों खरीदेगी? दूसरा, अब आपके कहने से तो होगा नहीं कि मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको चाहिए सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, कि अब वास्तव में ये जो बैच आप भेज रहे हैं, जो क्वालिटी बना रहे हैं, ये सही है। हमारे सर्टिफिकेशन ही नहीं है कि जब माल ही खराब है तो फर्जी सर्टिफिकेट भारत में चल जाएगा, विदेशी तो नहीं मानेगा, उसको तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है, वहां हम फेल हो रहे हैं। और तीसरा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, हम मैनिपुलेट करके अपनी जो इनवॉइसिंग है उसको अगर टेम्परिंग करके भी भेज रहे हैं तो क्या होगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो कुल मिला के हमें अभी अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सीधी सी बात है, टैरिफ घटने का मतलब मार्केट एक्सेस नहीं होता है। इसीलिए अगर आपकी करेंसी कम भी हो रही है, घट भी रही है डॉलर के मुकाबले, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जब तक क्वालिटी नॉर्म्स अगर आप मीट नहीं करोगे तो करेंसी से क्या फर्क पड़ने वाला है? इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी तरफ भारत जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे यहाँ पे जो एफटीएस हैं, हम उसको क्यों नहीं साइन कर रहे? क्या हम तैयार हैं या नहीं हैं? इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे प्रॉब्लम हमारी है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जिस तरह से हमारे यहाँ लोकल खर्चे हैं, और अब तो हम तेल आयात करते हैं, डॉलर डिवैल्यू होगा तो फ्यूल और महंगा होगा, जब फ्यूल और महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे, लॉजिस्टिक खर्चे और बढ़ेंगे। इस बात को समझना होगा। हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बैठती है करीब 13 से 14% ऑफ जीडीपी। चाइना में वो है 8%। इवन छोटा सा देश वियतनाम, वो भी 9% पे है। तो हमें उनसे कम्पीट करना होगा। और भारत की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 90% जो है एमएसएमई में, वहाँ पे उनको स्किल सेट नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब हम टैरिफ कम करते हैं तो इंपोर्ट फ्लड हो जाता है मार्केट में। हमने देखा, आज आप बाजार में चले जाइए, भारत सरकार इतनी सारी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाती है, उसमें क्या बिक रहा होता है? विदेशी माल। भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज जो मंत्रालय के ट्रेड फेयर हैं उसमें विदेशी माल ज़्यादा बिकता है, भारत का माल कम बिकता है। इस बात को आपको इंटरेस्टिंगली समझना होगा। भारत सरकार ट्रेड फेयर करती है, चाहे भारत मंडपम में या
यशोभूमि में या कहीं और बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, विदेशी माल को प्रमोट किया जाता है क्योंकि भारत का माल तो वहाँ दिखता नहीं। इसको समझना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सस्ता माल भारत में और आएगा तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उन पे दबाव पड़ेगा, उनका बाजार कम होगा। जब बाजार कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जॉब कम होंगे। जब जॉब कम होंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, देश का रेवेन्यू घटेगा और अल्टीमेटली वो बंद हो जाएंगे। ये स्थिति आज हिंदुस्तान की एमएसएमई के साथ हो रही है। कहने का मतलब है कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ रही है, हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे। इसीलिए अगर आप ट्रेड डेटा उठा के देखें तो हमारा आयात बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। और जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया तो स्थिति और खराब हो गई। इस बात को भी हमें समझना होगा। एक सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, पॉलिटिकली सेंसिटिव है। एग्रीकल्चर हमारे लिए रेड लाइन है किसी भी एफटीए। तो दुनिया के देश ये कहते हैं कि आप हमारा बाजार तो चाहते हो, हमारा माल आपके यहाँ ना बिके, इसका आप पूरा इंतजाम कर लेते हो। तो जब बराबर की बात हो नहीं रही तो एग्रीमेंट कैसे होगा। तो एग्रीकल्चर जो है वो भारत के लिए रेड लाइन है। और एग्रीकल्चर में क्योंकि हमारे यहाँ 45% लोग डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हैं तो वो मुश्किल है। और पूरी दुनिया में जहाँ पे बड़े देश हैं जिनके पास जमीनें ज़्यादा हैं, चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका के कुछ देश हैं, इवन कुछ जो हाईली कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया के, वो भी चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में एक्सपोर्ट करना। हम नहीं देना चाहते वो बाजार, इसीलिए एक समस्या वहाँ खड़ी हो जाती है। इसको समझना होगा। उसके अलावा भारत का जो स्ट्रेंथ है वो है सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर थी, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, इसका फायदा हमने आईटी क्षेत्र में उठाया। और कौन से सेक्टर थे सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आईटी सर्विसेज थी, हमारे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज थी, प्रोफेशनल सर्विसेज थी। लेकिन जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, आदमी का रिप्लेसमेंट खासकर एंट्री लेवल पे, तो एआई ने खत्म कर दिया। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां एआई अपना रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप क्या करेंगे। जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो टेक्नोलॉजी ने उस पर धावा बोल दिया। अब उस रफ्तार से हम अपने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कर नहीं रहे जिस रफ्तार से बाजार को चाहिए। तो आपका जो सर्विस सेक्टर है वो भी दबाव में है। तो जो अभी हमें फायदा मिल रहा था सर्विस सेक्टर से वो नहीं मिल रहा। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्वालिटी प्रॉब्लम है, सर्विस सेक्टर में स्किल प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से हम फंस गए। कहने को हजारों लाखों डिग्रियां हम हर साल बांटते हैं, ना वो डिग्री वाले क्वालिटी बना पा रहे हैं, ना वो स्किल दे पा रहे हैं जो दुनिया को चाहिए। तो उन डिग्री सर्टिफिकेट्स की यूटिलिटी क्या है, ये सरकार को सोचना होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस समय वीसा रिस्ट्रिक्शन का माहौल है, इमिग्रेंट्स को लेकर बड़ी समस्या हो रही है। उसके अलावा जो भारत की डिग्रीज की क्वालिफिकेशन है वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं आप क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ आके आपको दोबारा कोर्स करना होगा, बाकी जो कोर्सेज हैं वो करने होंगे, उसके बाद हम आपको एलिजिबल मानेंगे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन का स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। और वहाँ पे भी भारत सरकार की तरफ से इक्विवेलेंस क्राइटेरिया का कोई प्रयास नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुकानों की तरह चल रहे हैं। बच्चों को एडमिशन होता है, फीस इकट्ठी की जाती है, सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं, उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा इसका कहीं कोई असेसमेंट नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया को लगता है कि जो यहाँ से डिग्री करके जा रहा है उसको रीस्किल करना ज़रूरी है, तभी फायदा होगा। और दूसरी तरफ हमारी जो लेबर मार्केट है हम उसको भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है। एक और मुद्दा जो भारत सरकार को एफटीए साइन करने से दूर रखता है वो है चाइना की बैकडोर एंट्री। आसियान में हम लोग क्यों साइन नहीं कर रहे, मलेशिया थाईलैंड से हम क्यों नहीं साइन कर रहे। हम अगर साइन करेंगे तो पीछे से वहाँ की मलेशिया थाईलैंड की कंपनियां चाइना से रॉ मटेरियल लेंगी, असेंबल करेंगी, भारत में बेच देंगी। हमें इस बात का भी डर है। अब चाइना तो कम से कम 180 देशों में काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम 180 देशों के साथ एफटीए साइन ही नहीं करेंगे। अगर हमारे यही डर रहा
क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और स्किल सेट की सीरियस प्रॉब्लम्स है। तो भारत सरकार के लिए सबसे सही तरीका ये है कि एग्रीमेंट में घुसो ही मत। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना उसका झगड़ा हमें निपटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने साइन किया ही नहीं। क्योंकि अगर हम सार्क कंट्रीज का भी देखें, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम उससे ही परेशान थे, क्योंकि वहां से डंपिंग होती थी, चाहे वो एडिबल ऑयल था, टॉयज थे, केमिकल्स थे, ये सब चीजें सार्क कंट्रीज भारत में डंप करती थी विदेशों से आयात करके। वहां तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, लेकिन जैसे ही आपने एफटीए साइन किया, भारत बिकम्स ए डंपिंग ग्राउंड, और ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जब हमारे पास क्वालिटी नहीं है तो हम एफटीए का यूज नहीं कर पा रहे, हमारे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास ना तो कॉम्पिटेंट मैन पावर है जो क्वालिटी को समझे, ना वो ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, ना वो रिसर्च पे करते हैं, ना वो मार्केट स्टडी करते हैं। मार्केट स्टडी सिर्फ डेटा का करते हैं, कितना माल बिकता है, कितना आता है, ये वो जानने का प्रयास ही नहीं करते कि वहाँ किस क्वालिटी का माल बिकता है, क्या फीचर होने चाहिए, वहाँ के कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। जिन पे खर्चा होना चाहिए हम वो करते नहीं, हम सेकेंडरी डेटा को उठा के ये प्रयास करते हैं कि वो कंट्री इतना माल खरीद रहा है तो हमारा भी खरीद लेगा। हम ये भूल जाते हैं कि जो वो खरीद रहा है वो किस क्वालिटी का, किस फीचर का खरीद रहा है। उसकी R&D, उस हिसाब से प्रोडक्ट अगर हमने नहीं डेवलप किया तो हम क्या बेच पाएंगे। इसीलिए जितना भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली वो कमोडिटीज है। हमने चावल बेच दिया, श्रिम्प बेच दिया, मीट बेच दिया, कुछ और जेम्स एंड ज्वेलरीज बेच दी, ये कमोडिटीज हैं, ब्रांडेड कमोडिटी। इसको लेकर भारत सरकार वास्तव में चिंतित है कि हमारी इंडस्ट्री के साथ हो क्या रहा है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। कहने को हम कुछ भी बोले कि इंडिया हैज एवरीथिंग, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जो स्टेटमेंट्स हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो कॉम्प्लेक्स रूल्स भी हैं, इसीलिए भारत को ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच बदले। अगर हमें एफटीए का फ़ायदा उठाना है, करेंसी डिवैल्यूएशन का फ़ायदा उठाना है, हमें पहले अपने आप को घर में सुधारना। क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, सिस्टम्स, करप्शन फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट, जब तक ये नहीं होगा लोग ट्रेडर बन जाएंगे। भारत इतना बड़ा बाजार है कि हर देश दुनिया का भारत में डंप करना चाहता है, और हमारी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही वो ट्रेडर बनने के आसानी से कमाना भी चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि भारत सरकार क्या करे। सीधी सी बात है, जब तक आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होगी आप बाजार को क्यों खोलना चाहेंगे, आप तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी जब खुला हुआ नहीं है तब हालत खराब है, जब और खुल गया तो मुश्किल है, लेकिन जब तक कंपटीशन नहीं आता तब तक लोग सुधरते भी नहीं, ये भी एक चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को सेक्टर बाय सेक्टर अपने आप को खोलना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम एक एक सेक्टर करके हम लोग सुधार का काम करें, और उस मंत्रालय की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भारत सरकार का वो सेक्टर या हिंदुस्तान का वो सेक्टर कैसे स्ट्रेंथन हो, इस पे एक्शन प्लान बनाए और उसकी मॉनिटरिंग हो। अदरवाइज तो इंपोर्ट होगा। दुनिया को भारत से कोई खतरा नहीं है। हम कितना भी बोल रहे हैं चाइना +1, ये कागजों तक है, भाषण तक है। चाइना +1 तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्किल सेट नहीं है, वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्ल्ड क्लास R&D नहीं है, तब तक हम चाइना +1 हो ही नहीं सकते। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए हम बहुत कॉशियसली काम कर रहे हैं, घबरा के काम कर रहे हैं, और जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है उसका डायरेक्शन लेस होना वाजिब है, क्योंकि कुछ भी हम बात करते हैं तो हमारे को लगता है कि हम कहीं अपना बाजार ना खो दें। इस बात को भी समझना होगा। इसीलिए दोस्तों, करेंसी घटे या हम एफटीए की कितनी भी बात करें, जब तक भारत अंदर से मजबूत नहीं होगा, हम लोग क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे। कहने को हम स्लोगन कितना भी बड़ा भाषण दे दें, कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, किसी भी लेवल पे दे दें, जो डेटा है ना ट्रेड का वो सब कुछ बयान कर देता है कि जो कह रहे हो और जो हो रहा है उसमें कोई तालमेल नहीं है। ये एक चिंता की बात है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस गंभीर मुद्दे पे आपस में चर्चा करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।